बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम। लेसन नंबर 20 दैट इज़ क्लासिफाइंग काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को क्लासीफाई करना हमने सीखना है आज के लेसन में। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। We will follow the usual pattern of reading followed by comprehension exercises, scanning for information, vocabulary and content review exercise. This will be followed by the explaining the cause-effect relationship between a text and working with language for classifying in English. वो कह रहा है कि हम इसमें जो यूजुअल टेक्निक हम पीछे फॉलो करते आ रहे हैं, स्कैनिंग टेक्निक, वही हम फॉलो करेंगे, लेकिन हम काज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को भी इसमें समझेंगे। उस रिलेशनशिप को हम इस टेक्निक में एक्सप्लोर करेंगे टेक्स्ट से रिलेट करते हुए। देखते हैं आगे टेक्स्ट अपना। स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं। अब देखें, काज है, काज का मतलब होता है किसी चीज़ पहले वजह, कोई जो इफेक्ट होता है, कोई चीज़ वजह बनी और उसके जो असरात हुए, इसको कहते हैं काज इफेक्ट रिलेशनशिप। मैं आपको इसकी इजी एग्जांपल देकर समझाती हूँ। आप अच्छे से आपने लेक्चर लिए, अब आप माशाल्लाह 20 लेक्चर्स पे पहुँच गए हैं, आपके 2 लेक्चर हो रह गए हैं, 22 लेक्चर तक आपके मिड टर्म। तो अब आपने 20 लेक्चर लिए, आपने टाइम दिया, आपने पढ़ा, आपने अपने लेक्चर्स को थॉरोली डिस्कस किया, आपने वीडियोस देखी, ये है काज। अब इसके बाद इसका इफेक्ट क्या होगा? एग्ज़ाम आपके अच्छे होंगे। फिर जो एग्ज़ाम अच्छे होने का इफेक्ट क्या होगा? आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब काज इफेक्ट रिलेशनशिप को कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई आपको कि आप कोई काम करते हैं, कोई वजह बनती है किसी चीज़ के होने की, और होने के पीछे जो वजह होती है उसको काज कहते हैं, वजह को काज कहते हैं ना वैसे भी, और इफेक्ट उसके असरात। यानी कि आप अच्छा पढ़ेंगे तो आप अच्छे मार्क्स लेंगे, अच्छा पढ़ना काज हो गया, अच्छे मार्क्स लेना उसका इफेक्ट हो गया, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे डेफिनेटली। तो अब ना पढ़ना जो है ये काज था, उसका इफेक्ट क्या हो गया? फेल होना। सेम इसी तरह स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्स्ट है, ये आप खुद पढ़ेंगे क्योंकि आप स्कैनिंग टेक्निक में मास्टर हो चुके हैं। हमने पिछले 2 लेक्चर में स्कैनिंग टेक्निक ही कर रहे हैं। ये 3-4 स्टेप्स हैं, सारे 6 स्टेप्स हैं बल्कि, ये आप खुद पढ़ेंगे, कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्व करने से रिलेटेड है। इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा फोकस आपने करना है काज और इफेक्ट वाली चीज़ पे। जब मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाई ना कि कोई चीज़ हो रही है, उसके पीछे काज है, फिर काज अगर कोई आपको मिली है तो आगे से आपने उसका इफेक्ट देखना है, काज इफेक्ट रिलेशनशिप को आपने अंडरस्टैंड करना है। ऐसा करते हैं, 1-2 मैं आपको स्टेप्स पढ़ा भी देती हूँ कि आपके लिए ईजी हो जाएगा। चले हम पहला स्टेप पढ़ते हैं। द प्रोग्राम, इधर से पढ़ते हैं। कैन कंप्यूटर सॉल्व प्रॉब्लम्स? कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है भला? It's a machine that carries out the procedure which the programmer gives it. कंप्यूटर एक मशीन है जो ऐसा प्रोसीजर कैरी आउट करती है जो उसको पहले से प्रोग्रामर ने दे दिया, उसको फीड करा दिया, अब उसने उसी के तहत काम करना है। इट इज़ द प्रोग्रामर देन हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो इसलिए कंप्यूटर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता, कौन प्रॉब्लम सॉल्व करता है? प्रोग्रामर। अब इसमें देखें काज क्या है, इफेक्ट उसने बताया कि कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, प्रॉब्लम सॉल्व करती है। वो कहता है कंप्यूटर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता, प्रोग्रामर ने उसको एक प्रोसीजर दिया हुआ होता है। तो असल में प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? प्रोग्रामर करता है। अब कंप्यूटर अगर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये इफेक्ट है, तो इसका काज क्या है कि प्रोग्रामर ने उसको ऑलरेडी एक प्रोसीजर अच्छा दे दिया गया, इनपुट उसमें कर दिया गया, अब वो आगे से काम कर रहा है, तो ये इफेक्ट है। ठीक है, काज इफेक्ट हो गया यहाँ पे। देयर आर फ्यू स्टेप्स दैट वन हैज़ टू फॉलो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स बता रहा है। स्टेप 1 देखें। द प्रोग्रामर मस्ट डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। पहले तो डिफाइन करेगा प्रॉब्लम को क्लियरली। डेफिनेशन के तो हमने लास्ट लेक्चर में 4 तरीके पढ़े हैं, इसलिए आपको डिफाइन तो सब कुछ करना अच्छे से आ गया होगा। दिस मीन्स दैट ही और शी हैज़ टू डिटर्मिन इन अ जनरल वे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पहले डिफाइन करेगा, फिर डिटर्मिन करेगा जनरल वे में कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब ज़्यादा तरीके भी, हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन होगी डेफिनेटली, और हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा टुवर्ड प्रॉब्लम्स एंड टुवर्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सम प्रॉब्लम्स आर ईजी व्हाइल अदर्स टेक मंथ्स ऑफ स्टडी। कुछ प्रॉब्लम्स आसान होती हैं, कुछ पढ़ने में महीना ले लेती हैं। द प्रोग्रामर शुड ऑलवेज स्टार्ट बाय आस्किंग डू आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रोग्रामर को यहाँ से स्टार्ट करना है कि क्या मैं प्रॉब्लम को समझ गया, क्या मुझे प्रॉब्लम की समझ आई। ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 अब खुद पढ़ेंगे, 3 भी पढ़ेंगे, 4, 5, 6 को डिस्कस करते हैं। द लास्ट स्टेप इज़ टू ऐड द डेटा टू द प्रोग्राम एंड रन द जॉब कम्प्लीटली।
आखिरी स्टेप में प्रोग्रामर क्या करेगा, डेटा प्रोग्राम में एंड उसने प्रॉब्लम समझी, सॉल्व की, फिर ये सारे स्टेप वो करता आया ना 5 स्टेप तक, ये आप खुद जो करेंगे। 6 पे क्या किया उसने, डेटा उसने प्रोग्राम में फीड कर दिया रन करने के लिए अपनी जॉब को कम्प्लीटली। द कंप्यूटर विल देन परफॉर्म द कैलकुलेशन नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब कंप्यूटर में डेटा उसने प्रोग्रामर ने ऐड कर दिया, अब कंप्यूटर करेगा क्या कि कैलकुलेशन करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस पर वो कौन सी फॉलो करेगा, डेफिनेटली जो उसमें प्रोग्रामर ने इनपुट की हैं वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा कंप्यूटर। इन द प्रोग्राम टू in the program to minutes details. Therefore, one can say that the computer is a robot. It doesn't think but simply does what it is told. वो कह रहा है कि कंप्यूटर फिर उन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा मिनट्स में या जो भी करे, और इस तरह आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक रोबोट है, वो खुद नहीं सोचता, वो सिंपली जो उसको बताया गया हो, जो उसको इनपुट दिया गया हो, जो उसको फीड करा दिया गया हो, उसके मुताबिक चलता रहता है। तो अब मेन बात जो हमने यहाँ पढ़ी, काज और इफेक्ट से आप डील करें कि पहले काज प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसने पहले क्वेश्चन किया कि कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, फिर उसने आपको बताया पहले 3-4 लाइनों में। फिर फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा कि पहले तो प्रोग्राम को प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th स्टेप तक, 6 स्टेप पे आके प्रोग्रामर को सारा कुछ समझ आ गया। तो लास्ट में उसने क्या किया, कंप्यूटर को इनपुट दे दिया कि इस तरह से ये तुमने कैलकुलेशन करनी, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब अगर कंप्यूटर ने वो उस जो प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग कर दिया उसके मुताबिक रन हुआ, कंप्यूटर उसके मुताबिक चलाया और उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो इट डजेंट मीन कि कंप्यूटर की फीलिंग्स हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है तो कंप्यूटर इतना स्मार्ट है कि वो प्रॉब्लम नहीं। कंप्यूटर वो उसने आप लास्ट में बताया कि कंप्यूटर एक रोबोट ही है, वो काम वही करता है जो उसको सिंपली उसको बता दिया गया, जो प्रोग्रामर ने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए उसके मुताबिक उसने काम करना है। अब काज और इफेक्ट का थोड़ा रिलेशन आपको अंडरस्टैंड हो रहा है ना, कि किस तरह प्रॉब्लम और फिर उसके एंड तक पहुंचा। वो मेन आइडिया देखें इसका कि स्टेटमेंट वो कह रहा है कौन सी मेन आइडिया को एक्सप्रेस कर रही है, क्योंकि हमने अभी सारा टेक्स्ट नहीं पढ़ा, आपने पढ़ लिया तो आप इसको खुद से करें एमसीक्यूज़ को। सेकंड, ट्रू फॉल्स हैं, ये भी खुद से करेंगे। लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन है, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब 2-3 लेक्चर से, तो ये भी आप खुद करेंगे। कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस, ये भी आपको आता है करना। और आगे आए अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ये भी आप खुद ही करेंगे। वर्ड फॉर्म्स पे आ जाएं, ये भी हम पहले करते आ रहे हैं, ये वर्ड्स को पुट करना। और नीचे हम आ जाते हैं नई चीज़ पे जो आप खुद ना कर सकें। कंटेंट रिव्यू, दैट हैज़ आल्सो डन बाय अस ऑलरेडी। कंट्रोल रिव्यू, दैट इज़ आल्सो डन बाय ऑलरेडी। फोकस रिव्यू, फोकस ऑन काज एंड इफेक्ट, यहाँ देखें ये चीज़ करने वाली है। The following sentence were taken from the text on step in problem solving। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं नीचे, वो कह रहा है वो टेक्स्ट जो ऊपर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ा उसमें से ली गई हैं। While reading this sentence, underline the cause once, the effect result twice, then circle the causal effect result marker। हाँ, इसमें से हमने क्या करना है, वो कह रहा है काज को एक अंडरलाइन करें और सिंगल अंडरलाइन करें, और जो इफेक्ट है उसको डबल अंडरलाइन करें, और फिर काज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को आप समझें। इफ़ द प्रोग्रामर इज़ यूजिंग अ टर्मिनल इंस्टेड ऑफ कार्ड्स टू एंटर हिज इंस्ट्रक्शंस, कह रहा है कि अगर प्रोग्रामर जो है वो यूजिंग अ टर्मिनल इंस्टेड, वो टर्मिनल यूज़ करे किसकी बजाय, कार्ड्स ऑफ एंटर हिज इंस्ट्रक्शन, कार्ड्स की जगह टर्मिनल यूज़ करे अपनी इंस्ट्रक्शन को एंटर करने के लिए, इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में। ही कैन विद, अब देखें अगर प्रोग्रामर ये करे तो, इफ से स्टार्ट हो गया, वो ये करवा रहा है, ये शर्त है कि अगर यूँ करे तो क्या होगा, विद द ही कैन विद द एड ऑफ अ फ्यू कमांड्स, वो थोड़ी सी कमांड्स की मदद से स्टोर द प्रोग्राम इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड गेट अ प्रिंट आउट, थोड़े से प्रोग्राम की मदद से अपनी मेमोरी को कंप्यूटर में स्टोर कर लेगा और क्या करेगा, कंप्यूटर एंड गेट अ प्रिंट आउट, और एक प्रिंट ले लेगा। अब देखें ये काज हो गया पहला, वैसे मैंने सिंगल अंडरलाइन ही कर दी इन दोनों को, उसने कहा यहाँ डबल अंडरलाइन करना है, ये डबल ही हो गया, ये काज है। वो कह रहा है अगर वो ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझ आ गया। सेकंड भी देखें, द कंप्यूटर विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम टू माइन्यूटेस्ट डिटेल, कंप्यूटर क्या करता है, फॉलो करता है इंस्ट्रक्शन को, प्रोग्रामर ने जो इंस्ट्रक्शन दी होती हैं वो कहता है माइन्यूटेस्ट डिटेल,
छोटी से छोटी डिटेल को भी, छोटे से छोटे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करता है जो उसको दी गई होती हैं। अब ये हो गया काज। देयरफॉर वन कैन से दैट कंप्यूटर इज़ अ रिबोट। कंप्यूटर एक रिबोट है। क्यों रिबोट है? ये डबल अंडरलाइन हो गया, ये इफेक्ट है। इफेक्ट कंप्यूटर रिबोट इसलिए क्योंकि वो हर चीज़ को तो फॉलो करता है जो उसको ऑलरेडी दी होती है। वो खुद से तो ना कुछ सोचता है, ना उसकी इमोशन है, ना उसकी थिंकिंग पावर है, ना थिंकिंग कैपेबिलिटी है। तो वो रिबोट इसलिए है कि वो छोटी से छोटी जो डिटेल है उसको भी करने के लिए, असेस करने के लिए, या उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उसको इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी फीडअप की गई होती है उनको यूज़ करता है, उनको फॉलो करता है। इसलिए कंप्यूटर एक रिबोट है। अब ये इसलिए है ना, ये काज और ये क्यों है, ये इफेक्ट हो गया इसका, ठीक है। ये काज और ये सेकंड पे इफेक्ट। नेक्स्ट देखें क्लासीफाइंग। द टर्म क्लासिफिकेशन मीन्स टू सेपरेट ऑब्जेक्ट फ्राम वन एंड अदर। ये क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन याद कर लेनी है आपने। The simplest classification divides things into those that you show groups of characteristics that are shared and those that are not. For example, कह रहा है कि टर्म क्लासिफिकेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि चीज़ें जो एक दूसरे से अलग की जा सकें। क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ना है ना इसी लेक्चर में। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हो गई, सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन ये है कि आप चीज़ों को करेक्टाइज कर दें ग्रुप में। ये उस ग्रुप की चीज़ें हैं, ये उस ग्रुप की चीज़ें, और ये उस ग्रुप की चीज़ें हैं। मिसाल समझें, वन वुड नॉट प्लेस फिश एंड बर्ड्स टुगेदर इन द सेम क्लास विद ट्रीज। अब फिश और बर्ड्स को उसने क्लासीफाई किया, डेफिनेटली वो एक क्लास में तो नहीं ना क्लासिफिकेशन करेगा। फिश जो है वो एनिमल्स की अगर क्लासिफिकेशन है तो उसमें आएंगी, बर्ड्स जो परिंदे हैं वो उनकी अलग क्लासिफिकेशन है। मतलब आप स्पैरो की या स्टार फिश की क्लासिफिकेशन एक ग्रुप में नहीं कर सकते। स्पैरो की जो है वो बर्ड्स के क्लासिफिकेशन वाले ग्रुप में होगी, और फिश की जो आप कह लें कि मेराइन एनिमल्स हैं, सी एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, उनमें होगी क्लासिफिकेशन। स्टार फिश है, ये फिश है, कोई भी है। अब मिसाल थोड़ी समझ आई क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन यूजली डज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एंड इज एसेंशियल इन अटेम्प्टिंग टू मेक सेंसेस आउट ऑफ थिंग्स अराउंड अस। क्लासिफिकेशन हमेशा कहाँ से होती है? जनरल टू स्पेसिफिक। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है आपने। क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल से शुरू करते हैं, स्पेसिफिक की तरफ लेके जाते हैं क्लासिफिकेशन को। ये आगे नीचे इसका आगे डिटेल में है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरल टू स्पेसिफिक होता क्या है? अच्छा, क्लासिफिकेशन देन is a process bringing order of confusion by breaking down the general topic into its related parts in logical way। कि क्लासिफिकेशन एक प्रोसीजर है जिसमें आप ब्रेक डाउन करेंगे जनरल चीज़ को एक लॉजिकल वे में। फिर आउटलाइनिंग इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन बिकॉज इट ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल फैशन। आउटलाइनिंग नहीं हम पढ़ते थे, आउटलाइन जैसे ऐसे की भी बनाते थे, लेकिन ये वो आउटलाइन नहीं है। वो कह रहा है चीज़ों की आउटलाइनिंग, यानी कि अगर आपके पास मिसाल आपको आखिर में देती हूँ, सारा पढ़ लें। गोइंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। आउटलाइनिंग इंपॉर्टेंट इस तरह है कि ये आपकी हेल्प करेगा आप लॉजिकली जब चीज़ों को फैशन करेंगे जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, और फ्रॉम लीस्ट इंपॉर्टेंट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। लेकिन मोस्टली जो क्लासिफिकेशन है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है, लीस्ट इंपॉर्टेंट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कम इंपॉर्टेंट चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आप मूव करते हैं। ये देखें नीचे आगे मेन चीज़ जनरल टू स्पेसिफिक, इसको पढ़ने ध्यान से सुने इसको। There are several ways to expressing each of these relationships by focusing on the large or high level category and talking about this part that is from general to specific. The following expressions can be caused. From general to specific, the following expression can be used. is made up of, can be divided into, is composed of, is of। ये तो expressions आ गए ना। General to specific classification will usually have singular main verbs unless two or more things are being analyzed simultaneously। नहीं बात बनी, मेरी बात सुने आप। जनरल टू स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन का ये मतलब है कि आपके पास हैं 5 चीज़ें क्लासीफाई करने के लिए। 5 चीज़ों में है एक पैरट है, एक स्पैरो है, 2 चीज़ें ये होगी। 3 नंबर पे आपके पास है एक डॉग, और 4th नंबर पे कैट है। चलें 4 चीज़ें ले लें, ये 4 चीज़ें आपके पास क्लासीफाई करने के लिए। इन 4 चीज़ों को आपने क्लासीफाई करना है। अब स्पैरो को और जो आपके पास है दूसरी चीज़ वो पिजन में भी लिया, या जो भी 2 चीज़ें ली, उनको आप एक ग्रुप में स्पेसिफिक करेंगे क्लासीफाई, बिकॉज बोथ कैन, दोनों चीज़ें दोनों उड़ सकते हैं ना, बोथ कैन फ्लाई, बोथ आर द बर्ड्स। और डॉग को और कैट को आप एक ग्रुप में क्लासीफाई कर देंगे। अब ये 2 क्लासिफिकेशन हो गई,
ठीक है, ये जनरल क्लासिफिकेशन है। अब इसको मोर स्पेसिफाई करें अगर आप, तो आपने पहले लिया दो बर्ड्स है ना, एक स्पैरो है और एक दूसरा पिजन है, या आप कह लें पैरिट है, जो भी है। अच्छा, पैरिट और स्पैरो, अब पैरिट और स्पैरो को अगेन आप इस चीज़ में लेंगे कि जो इसको मोर स्पेसिफाई करने के लिए, ज़्यादा ख़ास करने के लिए आप पैरिट को मेल जो हैं उनमें स्पेसिफाई करेंगे, और जो स्पैरो है उसको फीमेल क्लासिफिकेशन में लेंगे। मतलब आपने एक तो 4 चीज़ें थी, उनके 2 ग्रुप्स बना दिए, एक बर्ड्स का एक एनिमल्स का, 2 में उसने आपने क्लासिफाई कर दिया। अब आपने उसको फर्दर क्लासिफाई करना है, मतलब और ज़्यादा क्लासिफिकेशन करनी है, तो आप उसको फिर मेल बर्ड एनिमल में लेंगे और एक फीमेल बर्ड एनिमल में लेंगे, ऐसे ही है ना। मतलब ज़्यादा क्लासिफिकेशन, ज़्यादा और मोर स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन इसको कहते हैं। यह मैंने आपको छोटी मिसाल इसलिए दी कि आसानी से समझ आ जाए। देखें बेटा, जनरल से स्पेसिफिक जो आपकी क्लासिफिकेशन होती है वो मोर एंड मोर कम्प्लेक्स होती जाती है। इसका मतलब है आप कम से ज़्यादा मुश्किल की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये छोटी सी एग्जांपल देकर समझाया। आगे एग्जांपल पढ़ते हैं हम। The CPU is divided into 3 parts: the control unit, the arithmetic logical unit and memory. अब ये 3 पार्ट्स उसने डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में CPU को। CPU has 3 parts: the control unit, the arithmetic logical unit and memory. The CPU includes 3 parts: the control unit, the arithmetic logical unit and memory. ये तीनों में एक ही बात बताई उसने। आगे बता रहा है CPU is made up of 3 parts. ये स्पेसिफिक टू जनरल वाला जो मेन कंसेप्ट मैंने आपको समझाया ना, उसको फॉलो करें आप अच्छे से। वो ये है कि आप किसी चीज़ क्लासिफिकेशन की आपने डेफिनेशन ऊपर पढ़ ली, वो आपको होगी क्लियर। अब ये सारा उसने CPU और आपके कंप्यूटर से रिलेटेड डिस्कस किया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मेन कंसेप्ट क्लासिफिकेशन का समझ आता है तो स्पेसिफिक टू जनरल वाला। अब आप अपना ध्यान इधर मेरी तरफ करें। तो हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी ऊपर, ये बहुत कन्फ्यूजन है क्रिएट कर रहा है आपके लिए। पहले हमने ये काज इफेक्ट पढ़ा, वो तो आपको क्लियर हो गया होगा, वो आसान चीज़ थी। अब क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर इसके 2 लेवल क्लासिफिकेशन के आपने डिस्कस किए, एक जनरल टू स्पेसिफिक और एक स्पेसिफिक टू जनरल। वो कहता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है ना क्लासिफिकेशन का और ईजी है, वो ये जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब कम जो अहमियत वाली चीज़ से आप ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ की तरफ मूव करते हैं। जैसे आपके पास, आपको मैंने 4 चीज़ों की एग्जांपल दी, 4 आपके पास आप कह लें एनिमल्स थे, उनमें से आपने 2 को स्पेसिफाई कर दिया बर्ड्स ग्रुप में, 2 को स्पेसिफाई कर दिया एनिमल ग्रुप में। अब ये होगी एक जनरल से थोड़ा सा आपने उनको स्पेसिफाई किया कि उनकी कैटेगरीज बना दी। अब उसको और ज़्यादा स्पेसिफाई करेंगे तो मेल और फीमेल कैटेगरीज और ज़्यादा आगे जाएंगे, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी ना आपके पास, अब मैंने आपको 4 चीज़ों की एग्जांपल दी, आप 10 चीज़ें ले लें, उसकी और क्लासिफिकेशन करें 5-5 की, फिर आगे और कोई चीज़ देख के और क्लासिफिकेशन करें। मतलब क्लासिफिकेशन आगे कम्प्लेक्स होती जाएगी। इसको कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, जो हमने ऊपर पढ़ी, पहली जो इसकी टाइप है। और मोस्टली जो क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट टाइप को ही प्रेफर करती है कि जनरल टू स्पेसिफिक होती है। सेकंड टाइप इसकी जो है वो स्पेसिफिक टू जनरल है, सॉरी स्पेसिफिक टू जनरल क्लासिफिकेशन बट द स्मॉलर और लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ ये होती है स्पेसिफिक टू जनरल। और जो पहली पढ़ी है हमने जनरल टू स्पेसिफिक, वो अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। कंपोनेंट्स मेक व्हेन दे आर पुट टुगेदर यूजली हैज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और ऑफ कंस्टिट्यूट मेक अप फॉर्म कैन बी। अब ये कह रहा है कंस्टिट्यूट, ये बनते हैं, और ये स्पेसिफिक पहले स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक को आप जनरलाइज करेंगे और जनरलाइज करेंगे। द कंट्रोल यूनिट, द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी आर 3 पार्ट्स ऑफ द CPU। एग्जैक्टली ये एग्जांपल है आपके लिए। ऊपर उसने क्या कहा था कि CPU आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स फिर उसने बताया, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट। पहले यानी कि उसने जनरली CPU को डिस्कस किया, फिर वो मूव हो गया आगे स्पेसिफिक की तरफ मूव उसने क्या किया कि तीनों पार्ट को उसने डिस्कस कर दिया, ठीक है। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव किया, ऊपर फर्स्ट वाली जो हमने एग्जांपल पढ़ी है ऊपर वाले टाइप में। अब सेकंड टाइप में हम क्योंकि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली उसने 1, 2, 3 पार्ट्स को पहले डिस्कस किया। ये स्पेसिफिकली किया ना उसने, एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, और फिर उसको जनरलाइज कर दिया कि ये CPU के ही पार्ट हैं, एक ही है, कोई मसला नहीं है। मतलब स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव कर दिया। ये कंसेप्ट तो इम्पॉर्टेंट था, जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल।
पता नहीं मैं आपको समझा पाई हूँ कि नहीं, कोशिश तो की है समझाने की। वेल आप इसको सुने गौर से, और ये सारा ना एक CPU वाला एक बार पढ़ लें आप, कंप्यूटर वाला, ये सेकंड वाला भी और फर्स्ट भी जो ऊपर हमने डिस्कस किया, सारे को रीड आउट करें तो होप सो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।